वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। वेलकम टू न्यू सीरीज ऑफ पेवमेंट डिजाइन। हम आज से अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे पेवमेंट डिजाइन। ये जो चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंदर, हाईवे इंजीनियरिंग के अंदर ये चैप्टर आती है। आप सभी ने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं पढ़ रखा हो सकता है बहुत आसान तरीके से भी पढ़ रखा हो या फिर बहुत चीज याद करना पड़ा हो। आप इस वाले वीडियो लेक्चर को देखिएगा जो हम आपको पढ़ाएंगे। ओके, आप अपने आप को संतुष्ट फील करेंगे इन केस ऑफ दिस टॉपिक। एंड ऐसा एक भी शायद प्रश्न ना रहे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने भी एग्जामिनेशन आपके अगल बगल घूमते हैं, हर एक एग्जामिनेशन में आप हर एक तरह के क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक आप आंसर कर पाओगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पेवमेंट डिजाइन। पेवमेंट डिजाइन ये जो कंप्लीट वर्ड है, इसको आप दो हिस्सों में तोड़ोगे तो आपको दिखेगा, एक है वर्ड पेवमेंट, दूसरा है वर्ड डिजाइन। समझने की कोशिश करिएगा। पेवमेंट कहने का मतलब है रोड, जो आप अपने अगल बगल देखते हो। आप अपने अगल बगल दो तरह के रोड जनरली देखते होंगे, एक ऐसा रोड जिसके ऊपर बिटुमिन लगा है और ऐसा रोड जो डायरेक्ट कंक्रीट का बना होगा। समझ रहे? तो वो दो अलग अलग तरह के पेवमेंट है। तो सिंपली पेवमेंट कहने का मतलब है क्या है? रोड। अब रोड को डिजाइन करना है। डिजाइन का मतलब, बेसिक मतलब जो होता है यहां पे, कि जो हम थिकनेस निकालेंगे, थिकनेस, वो चीज निकालना हो गया यहां पे डिजाइन। थिकनेस ऑफ द पेवमेंट, जो रोड है उसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए, ये आप कैसे निकालोगे? दिस इज कॉल्ड एज डिजाइन। तो वो डिजाइन करने के अलग अलग मेथड्स हैं, वो हम देखेंगे थोड़ी देर बाद। सबसे पहले शुरू करते हैं अपने एक इंट्रोडक्शन टॉपिक से कि हमारे पास कितने तरह के पेवमेंट हैं, या फिर आप इस चीज को ऐसे भी कह सकते हो कि इन हाउ मेनी टाइप्स योर पेवमेंट इज क्लासिफाइड। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ पेवमेंट, टाइप्स ऑफ पेवमेंट। अब ये जो मैं क्लासिफिकेशन आपको बताऊंगा कि ये कितने तरह के पेवमेंट हैं आपके पास, ये क्लासिफिकेशन यूं ही नहीं है। दिस इज स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन जो किया गया है। अब स्टैंडर्ड कौन है यहां पे आपको मालूम है, अकॉर्डिंग टू इंडियन रोड कांग्रेस, IRC। अब तक आपने जितने भी चीजों को फॉलो किया है, जो भी इंपॉर्टेंट डिजाइन डेटा है, वो आपको इंडियन रोड कांग्रेस ही प्रोवाइड करता है कि नहीं? तो अकॉर्डिंग टू IRC हमारे पास कितने तरह के पेवमेंट हैं। तो जो सबसे पहला तरह का पेवमेंट है, इसका नाम बहुत फेमस है, आपने सुना होगा। इसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबल पेवमेंट। फ्लेक्सिबल पेवमेंट। जो सेकेंड टाइप ऑफ पेवमेंट है, इसका नाम आपने सुना होगा, इसे हम कहते हैं रिजिड पेवमेंट। ध्यान से पढ़िए, आराम से पढ़िए, हर एक टॉपिक को, हर एक कंसेप्ट को, हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में, पहले ऐसा होता था कि ज्योमेट्रिक डिजाइन वाला जो पार्ट है उससे अधिकतम सवाल आपसे पूछे जाते थे, लेकिन अब जो है स्टूडेंट्स ने मास्टरी कर लिया है इन ज्योमेट्रिक डिजाइन। आप कुछ भी कहीं से भी कुछ भी पूछो, ये डिस्टेंस, वो डिस्टेंस, ये सुपर एलिवेशन, ये ट्रांजिशन लेंथ का लेंथ, ट्रांजिशन कर्व का लेंथ, सब कुछ फटाक से बता देंगे। बट पेवमेंट डिजाइन में थोड़ा सा दिक्कत होता है लगभग सारे स्टूडेंट्स को। इसी चक्कर में जो परीक्षा लेने वाले बोर्ड्स हैं, आपका इस वाले सेक्टर पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं एज कंपेयर टू ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ द रोड। ठीक है, तो इसको हमको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है। आराम से पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। तो फ्लेक्सिबल पेवमेंट हो गया, रिजिड पेवमेंट हो गया। ये दो तरह का पेवमेंट के बारे में आपने सुन रखा है और कुछ ना कुछ जानते भी हैं। मैं ऐसा एज्यूम नहीं कर रहा हूं कि आप एटलीस्ट अभी फ्लेक्सिबल पेवमेंट और रिजिड पेवमेंट को नहीं पहचान रहे हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप पहचान रहे हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे तो और आप पहचानोगे। ठीक है, अभी आप नाम जान रहे हैं। तीसरा तरह का जो पेवमेंट होता है हमारे पास, थर्ड कैटेगरी, इसको हम कहते हैं सेमी रिजिड पेवमेंट। सेमी रिजिड
पेवमेंट। जो चौथा तरह का पेवमेंट होता है, फोर्थ कैटेगरी ऑफ पेवमेंट जो हमारे पास है, जस्ट अ मिनट, लैग कर रही है थोड़ी सी, इसे हम कहते हैं कंपोजिट पेवमेंट। कंपोजिट पेवमेंट। तो हमारे जो पेवमेंट है ये 4 डिफरेंट कैटेगरी में हमारा पेवमेंट जो है क्लासिफाइड है। These are the 4 category under which our pavement is classified. अब ये जो बेसिकली 4 कैटेगरी मैंने आपको बताया, फ्रॉम आवर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे आप एग्जामिनेशन बात करो गेट की, चाहे आप एग्जामिनेशन बात करो इंजीनियरिंग सर्विसेज की, चाहे आप एग्जामिनेशन बात करो एसएससी जेईई की जो बेसिक स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन है, फ्लेक्सिबल पेवमेंट एंड रिजिड पेवमेंट आर इंपॉर्टेंट। हम जो डिजाइन पढ़ेंगे, मतलब कैलकुलेशन ऑफ द थिकनेस ऑफ द पेवमेंट, हम पढ़ेंगे ओनली फॉर फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेवमेंट। लेकिन एज ए इंट्रोडक्शन पार्ट इन चारों तरह के पेवमेंट के बारे में हम कुछ ना कुछ जानेंगे। फ्लेक्सिबल पेवमेंट, रिजिड पेवमेंट के बारे में बहुत डिटेल में समझेंगे। सेमी रिजिड एंड कंपोजिट पेवमेंट के बारे में इंट्रोडक्शन को कवर करते हुए मैं इनके बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। तो अगर आपसे सवाल अब यहां से किया जाए कि इन हाउ मेनी टाइप्स द पेवमेंट आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड कोड, जो कि है इंडियन रोड कांग्रेस, तो वो 4 तरीके के हैं, फ्लेक्सिबल पेवमेंट, रिजिड पेवमेंट, सेमी रिजिड पेवमेंट एंड कंपोजिट पेवमेंट। यहां पे इस वाले केस में अगर मैं स्ट्रेंथ वगैरह का बात करूं तो देखिए, फ्लेक्सिबल पेवमेंट एक तरह का जो बिटुमिनस कंक्रीट रोड है, आप देख पा रहे होंगे। जो सीमेंट कंक्रीट वाली रोड है उसको हम रिजिड पेवमेंट कहते हैं, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का एक पॉइंट अगर बताऊं, रिजिड और फ्लेक्सिबल के केस में, तो रिजिड वाले पेवमेंट के केस में थोड़ा जो उसका मजबूती है, स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फ्लेक्सिबल, ठीक है। अब सेमी रिजिड क्या हो गया? सेमी रिजिड पेवमेंट एक ऐसा पेवमेंट होता है जिस केस में जो स्ट्रेंथ है ना, उसका ओवरऑल स्ट्रेंथ, इट इज इन बिटवीन फ्लेक्सिबल पेवमेंट एंड रिजिड पेवमेंट। ये कैसे होता है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। कंपोजिट पेवमेंट वो पेवमेंट होती है जो आप रिजिड और फ्लेक्सिबल पेवमेंट को मिला के कोई एक पेवमेंट बना दो तो उसे हम कंपोजिट पेवमेंट कहते हैं। डायग्रामेट्रिकली एक्सप्लेन करूंगा, प्रॉपर डायग्राम्स बताते हुए, ठीक है। हम आगे देखेंगे वन बाय वन। सो अभी सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं बता रहा था, इन दोनों का हम डिजाइन पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए ये लिख लीजिए, एक हेडिंग बनाइए, ऐसे लिखिए कि मैं लिख देता हूं नीचे, एक हेडिंग बनाइए, कंपैरिजन बिटवीन फ्लेक्सिबल एंड, अभी तो स्टार्ट किया मैंने, रिजिड पेवमेंट। पढ़ते चलिए। बहुत माइंड यूज करना पड़ता है इन चीजों को समझाने के लिए। आप देख रहे होंगे हमारे आंखें कैसे फूल गए इन्हीं सब चीजों को आप तक पहुंचाने के लिए, ओके। सो मैं ये सब चीज करता हूं, ऐसे जरूरत नहीं है, आई एम ऑलरेडी इन जॉब, बट अच्छा लगता है। सिविल इंजीनियरिंग पढ़े तो इससे जुड़े रहना अच्छा लगता है। एक फ्लो में आ गए थे हम जब अपना खुद का प्रिपरेशन किए थे, तो वो चीज अब छोड़ने को बार बार मन नहीं करता, अच्छा लगता है। इसलिए तो एज ए रिवीजन टाइप, या फिर आप कह लो कि मुझे अच्छा लगता है। तो कंपैरिजन बिटवीन फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेवमेंट, देखिए ये हेडिंग बना के आप इस तरह से लिख लीजिए। एक तरफ लिख लीजिए फ्लेक्सिबल पेवमेंट, दूसरी तरफ लिख लीजिए रिजिड पेवमेंट। तो फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेवमेंट समझने का कोशिश करना। देखिए पेवमेंट मतलब रोड,
हमारे पास दो तरह के रोड है यहाँ पे, ठीक है। तो आप इमेजिन करिए रोड के ऊपर होता क्या है। कोई रोड है उसको हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसके ऊपर एक व्हीकल चलेगी, एक व्हीकल चलेगी तो व्हीकल एक लोड लेके चलेगी, और वो व्हीकल का जो लोड है वो रोड के ऊपर वो अप्लाई कर रही होगी। समझिए बात को, वो रोड के ऊपर अप्लाई कर रही होगी। अब ये जो फ्लेक्सिबल पेवमेंट है ये कुछ इस तरह की रोड होती है, जब आपकी व्हीकल का लोड रोड के ऊपर अप्लाइड होता है तो इसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होते हैं, इसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होते हैं। कहने का मतलब है, लेट्स सपोज कि ये आपका रोड था, इसके ऊपर कोई एक व्हीकल है, तो इसकी लोड तो आ रही होगी, तो इस लोड के अंडर में आपका ये जो पेवमेंट है ये डिफ्लेक्ट कर जाएगी, इसीलिए फ्लेक्सिबल है, इसलिए इसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबल। मींस देयर विल बी डिफ्लेक्शन ऑफ द रोड अंडर द लोड, मतलब इसका मटेरियल कुछ ऐसे हैं कि इसमें डिफ्लेक्शन होगी। समझ रहे हैं? इन द सेम केस अगर मैं रिजिड पेवमेंट की बात करूं तो रिजिड पेवमेंट में इस तरह का रोड है कि उस पर अगर लोड आएगा तो वो जनरली डिफ्लेक्ट नहीं करती है, क्योंकि उसका मटेरियल कुछ उस तरह की है। समझ रहे हो? ये तो हो गई एक बात, बेसिक सी चीज। अब यहीं से मैं अगर बात को कंटिन्यू करूं, मैं आपसे पूछूं ये जो डिफ्लेक्ट कर रही है, मान लो रोड के ऊपर लोड लगेगा तो अंडर द लोड आपकी रोड का मटेरियल डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये जो डिफ्लेक्ट कर रहा है मतलब रोड का मटेरियल बेंड कर रहा है, जैसे आपने बीम में पढ़ा होगा। ये मान लीजिए बीम थी, इसके ऊपर यूडीएल है, तो अंडर दिस बीम अंडर दिस यूडीएल लोडिंग आपका मेंबर कुछ इस तरह से लटक जाता है, डिफ्लेक्ट करता है, इस तरह से कुछ बेंड करता है, मतलब वहां पे मूवमेंट आती है। वहां पे क्या आ रही है? मूवमेंट आ रही है। उसको हम क्या कहते हैं? फ्लेक्सर। उसको क्या कहते हैं हम? फ्लेक्सर। समझ रहे हो? उसको क्या कहा जाता है? फ्लेक्सर। तो फ्लेक्सर के कारण, उस बेंडिंग मूवमेंट के कारण आपकी कोई भी चीज में एक डिफ्लेक्शन आती है, एक बेंडिंग आती है। समझ रहे हो? ये जो लोड है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये एक मूवमेंट प्रोड्यूस करा रही है जिसके कारण मटेरियल में बेंडिंग आती है। नाउ अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरा मटेरियल कुछ ऐसा है कि उसको बेंडिंग रजिस्ट करने का उसका क्षमता बहुत ज्यादा है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि उस मटेरियल का फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ज्यादा है। उस मटेरियल का फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ज्यादा है। इसका कहने का मतलब यही होगा सिंपली। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी कहने का क्या मतलब हुआ? मूवमेंट को रजिस्ट कर पाने का मटेरियल की क्षमता। ये क्या हो जाती है? E गुना आई। आपने इस चीज को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में देख रखा होगा, स्ट्रक्चर एनालिसिस में देख रखा होगा। समझ रहे हैं? ठीक है, तो अब यहीं से आगे फिर कंटिन्यू करता हूं। सो मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो फ्लेक्सिबल पेवमेंट है, ठीक है, और ये जो रिजिड पेवमेंट है, इसको हम फ्लेक्सिबल पेवमेंट ही क्यों कह रहे हैं, इसको हम रिजिड पेवमेंट ही क्यों कह रहे हैं? ऐसा कोई ना एक पैरामीटर तो होगा जिसके कारण इसे हम फ्लेक्सिबल कह रहे हैं और उसे हम रिजिड कह रहे हैं। तो वो पैरामीटर, हाँ जी, बिल्कुल अवेलेबल है, जिसका नाम मैंने अभी आपको बता ही दिया। इट इज योर फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। समझ गए? फ्लेक्सुरल रिजिडिटी एक ऐसा पैरामीटर है जो इस फ्लेक्सिबल पेवमेंट को फ्लेक्सिबल बनाती है और इसको रिजिड बनाती है। क्यों? समझो। इससे पहले मैंने एक चीज आपको बोला था कि फ्लेक्सिबल पेवमेंट का मटेरियल कुछ ऐसा होता है, उसको हम कुछ यूं बनाते हैं कि जब उस पर लोड आएगी तो उसमें डिफ्लेक्शंस आएंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन रिजिड पेवमेंट की मटेरियल कुछ ऐसा है कि अगर उस पर लोड आएगा तो डिफ्लेक्शंस नहीं आएगा, क्योंकि वो रिजिड है। रिजिड होने का मतलब क्या? उसका फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ज्यादा है, मतलब लोड के कारण मूवमेंट प्रोड्यूस हो पा रहा है, तो उस मूवमेंट को ज्यादा अधिकतम अच्छे बेटर वे में वो रिजिड पेवमेंट आपकी रजिस्ट कर पा रही है, लेकिन फ्लेक्सिबल पेवमेंट नहीं कर पा रही है। समझ गए? इसलिए उसको फ्लेक्सिबल कहा जाता है, क्योंकि वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। क्यों? उसकी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी कम है। इसको रिजिड पेवमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डिफ्लेक्ट नहीं करती अंडर लोड। क्यों? इसकी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी अधिक है। समझ गए? लिखिए पहला पॉइंट,
फर्स्ट पॉइंट, फ्लेक्सिबल पेवमेंट जो है, लिखिए फ्लेक्सुरल रिजिडिटी इज वेरी लो। समझ गए ना? सेकेंड पॉइंट लिखिए, ऑब्वियसली समझ जाएंगे, इसी में रिजिड में फर्स्ट लिखिए, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी इज हाई। ठीक है, सो अगर फ्लेक्सिबल पेवमेंट में फ्लेक्सुरल रिजिडिटी आपका कम है, मतलब वो मूवमेंट को रजिस्ट नहीं कर पा रहा है, मतलब वो आपका डिफ्लेक्ट हो जाएगा। रिजिड पेवमेंट में फ्लेक्सुरल रिजिडिटी हाई है, मतलब लोड के कारण जो मूवमेंट प्रोड्यूस होगा उसको रजिस्ट कर पा रहा है, उसमें डिफ्लेक्शन नहीं होगी, कह सकता हूं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, कॉन्सेप्ट है, इन सब चीजों को लिखने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। तो ये तो हो गया पहला डिफरेंस इन दोनों के बीच का। सेकेंड डिफरेंस क्या होगा? सेकेंड पॉइंट मैं आपको एक मैकेनिज्म बताता हूं, मैकेनिज्म ऑफ लोड ट्रांसफर। अब हम ये देखेंगे कि इनमें लोड कैसे ट्रांसफर होता है, या फिर उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट छोटा सा और देखते हैं, नंबर ऑफ लेयर्स का। लोड ट्रांसमिशन के कॉन्सेप्ट से पहले नंबर ऑफ लेयर किसमें कितना होते हैं, इस चीज को आप समझ लीजिए। नंबर ऑफ लेयर, देखिए नंबर ऑफ लेयर, अगर मैं बात करूं फ्लेक्सिबल पेवमेंट का, तो देखिए क्या होता है, ये आपका नेचुरल ग्राउंड है। ठीक है, इसके नीचे का जो मिट्टी है इसको हम सबग्रेड कहते हैं। ये हो गया नेचुरल सबग्रेड या फिर सबग्रेड लेयर। ये जो सबग्रेड है ये बेसिकली क्या होती है, मिट्टी होती है, C5 सॉइल होती है, मतलब ऐसा मिट्टी जिसमें कोहेजन और फ्रिक्शन दोनों है। समझ रहे हो, एक नॉर्मल सी मिट्टी होती है सबग्रेड, जो कि हम लेयर में प्रोवाइड करते हैं बाई प्रॉपरली कॉम्पैक्टिंग इट, अच्छे से उसको कॉम्पैक्ट करके लेयर बाय लेयर हम सबग्रेड का जो ओवरऑल थिकनेस हमको चाहिए होता है हम प्रोवाइड कर देते हैं। समझे क्या? सबग्रेड के ऊपर हम देंगे सब बेस कोर्स, यहां पे हम देते हैं सब बेस कोर्स। ये जो सब बेस कोर्स लेयर है ये बेसिकली होती है जीएसबी लेयर, या फिर मुर्रुम कह सकते हो आप इसको, मुर्रुम, हम लोग लोकल देसी इंजीनियरिंग लैंग्वेज में इसको मुर्रुम कहते हैं। मतलब ये ना क्या होगा, इसमें गिट्टी गिट्टी और मिट्टी मिट्टी दोनों का मिक्सचर होगा, मतलब ग्रेवल और सॉइल का मिक्सचर होगा। यहाँ पे जो मिट्टी है वो एज अ बाइंडिंग पार्टिकल एक्ट कर रही होगी फॉर दैट एग्रीगेट जो ग्रेवल है इसमें, इसको हम जीएसबी लेयर भी कहते हैं। इसके ऊपर हम प्रोवाइड करते हैं सब बेस लेयर के ऊपर जो हमारी लेयर होती है वो होती है बेस कोर्स में हम जनरली वेट मिक्स मैकाडम हम प्रोवाइड करते हैं, मतलब हम कोई सीमेंटेशियस मटेरियल के साथ हम एक प्रॉपरली ग्रेडेड ग्रेवल का उपयोग करते हैं, मतलब मिक्स करके उसका हम यूज करते हैं इसमें। जैसा कि सब बेस में हम जीएसबी लगा रहे थे, उसमें मिट्टी और ग्रेवल का मिक्सचर था, बेस कोर्स में ग्रेवल और कुछ सीमेंटेशियस मटेरियल जैसे कि सीमेंट हो गया, स्टोन डस्ट हो गया, लाइम वगैरह हो गया, इन सब चीजों का हम यूज करते हैं एज अ बाइंडिंग पार्टिकल्स, और उस चीज का वो जो मटेरियल बनता है उसका हम यूज करते हैं। तो जो WMM लेयर है वो जनरली आपका ग्रे कलर का दिखेगा क्योंकि उसमें सीमेंटेशियस मटेरियल हम यूज कर रहे हैं। सब बेस कोर्स ये जनरली आपको मैरून कलर का दिखेगा, देखो भूरा भूरा, जो कलर का मैं ये पहना हूं गंजी, मिट्टी मिट्टी जैसा है, बस उसमें पत्थर रहते हैं, कंकर रहते हैं, इसको मुर्रम भी कहते हैं। बहुत हार्ड मटेरियल होता है, बहुत हार्ड मटेरियल होता है और बहुत अच्छी मटेरियल होती है मुर्रम, बहुत अच्छी क्वालिटी के मुर्रम हम इंडियन रेलवेज में यूज करते हैं। ठीक है, और वो भी टॉप लेयर में, मतलब सबग्रेड के बाद सीधा ब्लैंकेट मटेरियल एज ए
मुर्रम का ही इस्तेमाल किया जाता है फॉर रेलवे कंस्ट्रक्शन। रेलवे कंस्ट्रक्शन में, जस्ट ए मिनट, रेलवे कंस्ट्रक्शन के अंदर हम वहां पे ये जो बेस कोर्स जो जीएसबी वाला सिस्टम बता रहे हैं वो चीज यूज नहीं करते हैं। वहां पे डायरेक्ट ये जो सब बेस कोर्स है, ठीक है, जो मुर्रम वाला लेयर होगा उसके ऊपर हम सीधा प्रोवाइड कर देते हैं आपका बालास्ट मटेरियल, गिट्टी, ग्रेवल, जो बालास्ट आप देखते हो उसी को डायरेक्ट प्रोवाइड कर देते हैं। उसके ऊपर फिर स्लीपर रखते हैं, स्लीपर के ऊपर फिर रेल को फिर स्लीपर से पैक कर देते हैं, उसका अलाइनमेंट कर देते हैं, टीआरआर कर देते हैं। और बहुत सिस्टम है, रेलवे इंजीनियरिंग जब पढ़ाएंगे तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी ये देखो, तो यहाँ पे लेयर समझिए, सबग्रेड हो गया मिट्टी वाला नॉर्मल लेयर C5 सॉइल का, उसके ऊपर सब बेस जीएसबी लेयर, जीएसबी के ऊपर बेस कोर्स आ गया WMM लेयर, इसके ऊपर हम प्रोवाइड करते हैं सरफेस कोर्स। सरफेस कोर्स जो कि होती है नथिंग बट इट इज बिटुमिनस कंक्रीट, BC, बिटुमिनस कंक्रीट, ठीक है। तो इसको हम एज ए सरफेस कोर्स प्रोवाइड करते हैं। बिटुमिनस कंक्रीट क्या होती है? बिटुमिनस कंक्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ बिटुमिन एग्रीगेट, मतलब फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट प्लस फिलर मटेरियल। इसको हम हॉट मिक्स करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करके मिक्स करते हैं। तो जो हमें कंक्रीट मिलता है उसको हम बिटुमिनस कंक्रीट कहते हैं। यहाँ पे बिटुमिन इज योर एज अ बाइंडिंग मटेरियल। इसको हम सरफेस कोर्स में अप्लाई कर देते हैं, फिर सरफेस कोर्स डालने के बाद एक प्रॉपर थिकनेस का उसके ऊपर हम फिर से मतलब वियरिंग कोर्स डालते हैं, मतलब एक क्या बोलते हैं, बहुत फाइन पूरा प्योर बिटुमिन का एक लेयर डालते हैं ताकि उसकी जो पोर ये है क्या बोलते हैं वो वाटर जो पेनिट्रेट करेगा, ठीक है, उसमें जो वॉइड्स हैं उन सब चीजों को कम किया जा सके, उसकी इम्परमिएबिलिटी को बढ़ाया जा सके। समझ में आया? तो वो ड्रेसिंग वगैरह किया जाता है। फिर लास्ट में आप देखे होंगे चिकना एकदम एक पतला बिटुमिन का लेयर डालते हैं। तो यहाँ पे इस तरह के नंबर ऑफ लेयर्स हैं, मतलब टोटल यहाँ पे 4 लेयर सिस्टम है। ये आप देख पा रहे हो, दिस इज लेयर नंबर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4। दिस इज योर 4 लेयर सिस्टम। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट इज ऑफ 4 लेयर सिस्टम। रिजिड पेमेंट का अगर बात करूं तो इसके जो लेयर सिस्टम है सबग्रेड तो होगा, मतलब आप मिट्टी के ऊपर ही तो रोड बनाओगे, तो जो मिट्टी होता है उसको हम सबग्रेड कहते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। उसको हम हमेशा क्या बोलेंगे, सबग्रेड लेयर, सबग्रेड है। अब यहाँ पे सब बेस कोर्स नहीं होती, यहाँ पे आपका सीधा बेस कोर्स होता है। बेस कोर्स के ऊपर सीधा आपका सरफेस कोर्स होता है। ये 3 लेयर सिस्टम है, 1 2 3। तो नंबर ऑफ लेयर इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट इक्वल टू 4, नंबर ऑफ लेयर इन केस ऑफ रिजिड पेमेंट इक्वल टू 3। अब इसके अंदर भी समझिए थोड़ा सा, अगर मैं आपको बता दूं, ये तो हो गया सॉइल, मतलब C+5 सॉइल सबग्रेड लेयर, C5 सॉइल हो गया। बिटुमिनस कंक्रीट बोल रहा हूं, मतलब बेस कोर्स जो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं इन केस ऑफ रिजिड पेमेंट, इट इज ऑफ PCC, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। जो सरफेस कोर्स होती है इन केस ऑफ रिजिड पेमेंट, वो जनरली हम प्रोवाइड करते हैं एज ए RCC, रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, मतलब सरिया का यूज होता है वहां पे। इसको हम राफ्ट भी कहते हैं, राफ्ट, ठीक है। ये बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड हो गया राफ्ट, ओके, तो उसको हम राफ्ट भी कह सकते हो। PCC के ऊपर डालते हैं, 300-400 की थिकनेस होती है, उससे ज्यादा नहीं होती है। एक्सप्लेन करेंगे डिजाइन में, अभी नहीं, डिजाइन जब आगे चल के करेंगे तो वहां पे मैं आपको इसके बारे में भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये है लेयर सिस्टम ऑफ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेमेंट, ठीक है। अब चलिए मैं आपसे डिस्कस करता हूं इसका तीसरा पॉइंट, जिस बेसिस पे हम इन दोनों को एक दूसरे से क्लासिफाई करेंगे, अलग अलग करेंगे। थर्ड इज लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म। लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म, देखो फ्लेक्सिबल पेमेंट के केस में बारे में सोचते रहना। ये रोड है, ठीक है, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट का जो रोड है उसके नीचे जो मटेरियल है वो कैसे है, मतलब छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे मटेरियल है कि नहीं।
बहुत छोटे छोटे मटेरियल हैं और सेपरेटेड अलग है, और उसको आप किसी एक बाइंडिंग मटेरियल से एक दूसरे को जोड़े हुए हैं, मतलब छोटे 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 एग्रीगेट्स इधर होंगे, ऐसे ऐसे अंदर सोचना होंगे। ठीक है, तो इस तरह से मटेरियल होंगे। मान लो इस रोड के ऊपर आपकी एक व्हीकल है जिसका ये पहिया मैं यहां पे बता रहा हूं। इस पहिया के द्वारा एक लोड लगाया गया जिसको मैं कहता हूं पी। अब ये जो पी लोड है ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी, किस तरह से ट्रांसफर होगी, तो सुनिए इसको। ये पी लोड इस तरह से कुछ पहले चली जाएगी, फिर देखो ये मान लो पहला जस्ट उसके नीचे का जो एग्रीगेट पार्टिकल है उस पर ये पी लोड पहुंची। अब वो जो एग्रीगेट पार्टिकल दूसरे एग्रीगेट पार्टिकल से कांटेक्ट में है वो उसको ट्रांसफर कर देगा। मतलब अब इसने इसको ट्रांसफर कर दिया, इसने इसको ट्रांसफर कर दिया, फिर इधर से ट्रांसफर कर दिया। मतलब कोई एक सिंगल एग्रीगेट डिफरेंट एग्रीगेट से चारों अपने अगल बगल से कांटेक्ट में होगी, तो मान लो उस सिंगल एग्रीगेट के ऊपर लोड आया तो जो डिफरेंट एग्रीगेट उसके अगल बगल कांटेक्ट में है, तो वो जो एग्रीगेट था जिसके ऊपर डायरेक्ट पहले लोड आया था वो अपने कांटेक्ट एरिया के थ्रू से अपने बगल वाले एग्रीगेट के ऊपर अपने लोड को ट्रांसफर कर देगी। फिर सिमिलरली ये प्रोसेस चलता रहेगा। उसके बगल वाला एग्रीगेट मतलब जिसपे वो लोड अभी इसने ट्रांसफर किया, फिर वो उसका कांटेक्ट जिधर जिधर है वो उसको ट्रांसफर कर देगा। मतलब एक तरह का यहाँ पे चेन सिस्टम चल रहा है। चेन सिस्टम मतलब दाने से दाने पर लोड पहुंच रही है। ग्रेन टू ग्रेन लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म। समझ में आया बात को? समझ गए? ग्रेन टू ग्रेन लोड ट्रांसफर यहां पे होती है इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट। ग्रेन टू ग्रेन लोड ट्रांसफर। ये फ्लेक्सिबल पेवमेंट में ही होती है केवल। फोर्थ नंबर पॉइंट, सॉरी इसी में थर्ड नंबर पॉइंट, लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म इन केस ऑफ रिजिड पेवमेंट। समझिएगा, लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म इन केस ऑफ रिजिड पेवमेंट। तो रिजिड पेवमेंट के बारे में सोचो, ये एक तरह का क्या है? कंक्रीट का स्लैब है, स्लैब बना रहे हो तो फील करो ना, सोचो ना, कंक्रीट का एक स्लैब आपने बनाया, वो सेट हो गई है तो कितना सॉलिड फॉर्म में हो गई है, और वो अब कैसे बिहेव करेगी? वो बिहेव करेगी एज ए सिंगल मटेरियल, एज वन यूनिट वो बिहेव करेगी। समझ रहे हैं? तो इसका आप पहले ये देखो क्या हो रहा है। ये मान लीजिए आपका रोड है, तो कंटिन्यू करने से पहले सबसे पहले तो मैं सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं जो इस बार अपने ग्रुप से एसएससी जेईई क्वालिफाइड है। वी हैव गॉट रैंक 24, रैंक 79, ओके, रैंक 133, टोटल कुल मिला के मैं 16 to 17 स्टूडेंट गॉट सेलेक्टेड इन एसएससी जेईई इन दिस ईयर 2019। ओके, तो लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म के ऊपर बात करें तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे एक स्लैब वाला सिस्टम कुछ बनता है। इट इज वन टाइप ऑफ स्लैब। रिजिड पेवमेंट, आप आरसीसी बनाते हो, सीमेंट कंक्रीट रोड, तो वो जो ऊपर वाली परत है ना वो आपके एक स्लैब जैसा बिहेव करेगी। तो इसके ऊपर मान लीजिए कोई पहिए का लोड यदि आता है, ये व्हील है, इस व्हील ने एक लोड लगाया पी, तो ये जो व्हील ने एक लोड लगा रहा है पी जो कि एक पॉइंट लोड के फॉर्म में है, फिर ये जो पेवमेंट स्लैब है आपका, दिस इज योर पेवमेंट स्लैब, ये क्या करेगा? इस पॉइंट लोड को एज ए यूडीएल अपने अगले वाले लेयर के ऊपर ट्रांसफर कर देगा। तो इसका अगला वाला लेयर जो है वो कौन सा है? जो भी है, हो सकता है वो प्लेन सीमेंट कंक्रीट की लेयर हो, फिर प्लेन सीमेंट कंक्रीट की लेयर के ऊपर जो लोड आएगी फिर वो सबग्रेड के ऊपर ट्रांसफर कर देगी। क्योंकि यहां पे ये जो पेवमेंट स्लैब है ये
it behaves as a single unit. It behave as a single unit. इसलिए जो रिजिड पेवमेंट के केस में जो लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म है, इट इज योर, इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं, इसको लिखूं इसके बारे में, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे लेयर टू लेयर लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म फॉलो की जाती है. लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म is followed. क्लियर है? लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म क्लियर है? तो ध्यान रखना है ग्रेन टू ग्रेन लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म एंड लेयर टू लेयर लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म. वहां पे लेयर टू लेयर क्यों? क्योंकि वो पूरा का पूरा सिस्टम जो डिफरेंट मटेरियल को यूज करके, भले ही हम कंक्रीट में भी हम तो सीमेंट यूज कर रहे हैं, एग्रीगेट यूज कर रहे हैं, सैंड यूज कर रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों को मिक्स करने के बाद जब हम कंक्रीट बना रहे हैं, वो जब सेट हो जा रही है तो वो इतना रिजिड हो जा रही है कि वो एज ए सिंगल मटेरियल बिहेव करती है, एज ए सिंगल यूनिट बिहेव करती है. लेकिन ये एट द सेम केस फ्लेक्सिबल पेवमेंट में ऐसा नहीं है. वहां पे जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं, हम उसको कॉम्पैक्ट करते हैं. कॉम्पैक्ट कर करके उसके वॉइड को रिड्यूस कर करके उसका स्ट्रेंथ इंप्रूव करवाते हैं, उसके इफेक्टिव स्ट्रेस को इंप्रूव करवाते हैं, मतलब लोड कैरिंग कैपेसिटी को इंप्रूव कराते हैं. तो फिर भी कहीं ना कहीं वहां पे वर्ड्स हैं और वो पूरा का पूरा सिस्टम एक लेयर जैसा बिहेव नहीं करता है. वहां पे ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर मैकेनिज्म फॉलो की जाती है. यहां तक क्लियर है? दिस इज योर थर्ड इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन दिस टू, लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म. लिखते चलिए. फोर्थ, चौथा इंपॉर्टेंट डिफरेंस के बारे में अगर मैं सोचूं तो क्या सोच सकता हूं, अब मेरे को बताओ. सॉरी गाइस. फोर्थ डिफरेंस, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपने रिजिड पेवमेंट और फ्लेक्सिबल पेवमेंट दोनों के केस में लेयर्स को तो समझ लिया है, तो अगर लेयर सिस्टम की ओर बात करें तो देखिए फ्लेक्सिबल पेवमेंट में क्या है, ये सबग्रेड लेयर, सबग्रेड था, है ना, ये सब बेस कोर्स, ये बेस कोर्स, ये सरफेस कोर्स, एसबीसी, बीसी एंड सरफेस कोर्स. ठीक है, समझिएगा बात को पहले समझिए. तो ये 4 लेयर है, 4 लेयर सिस्टम थी, 1 2 3 4. और रिजिड पेवमेंट के केस में आपका 3 लेयर सिस्टम था. ठीक है, तो उसको अभी रहने दीजिए, पहले फ्लेक्सिबल पे समझते हैं. जो डिफरेंस मैं बताने का कोशिश कर रहा हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा डिफरेंस है, इसको समझने का कोशिश करिएगा. अगर मैं आपसे ये बोलूं कि जो आपको सबग्रेड लेयर आप बना रहे हैं, सोचना वो क्या है, वो तो मिट्टी है. मिट्टी को हम कैसे करते हैं, मान लो सबग्रेड लेयर मेरे को 1 मीटर हाइट की बनानी है. ठीक है, 1 मीटर हाइट की. तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ध्यान दो कभी, कि हम कंप्लीटली टोटल 1 मीटर लेयर में मिट्टी फिल नहीं करते. हम क्या करते हैं, उसको लेयर बाय लेयर, मतलब 300 का एक लेयर, दूसरा 300, फिर तीसरा 300, फिर ऊपर 100 का लेयर, ऐसे डाल के, या फिर 250-250 का कर देंगे. लेयर बाय लेयर हम बनाते हैं, फिर उसको अच्छे से कॉम्पैक्ट करते हैं, है ना, ताकि उसकी स्ट्रेंथ, ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है उस पूरे सबग्रेड लेयर की इंप्रूव हो पाए. लेट्स सपोज ड्यू टू डिफरेंट फेलियर कंडीशन, फेलियर कुछ भी हो सकता है किसी भी कारण से. लेट्स सपोज सीपेज हो गई, वहां पे पानी वानी इतना आ गई वहां पे कि सीपेज हो गया, उस कारण से एक गड्ढा बन जाएगा. रेन कट हो गया, मतलब आपने सबग्रेड बना के छोड़ा हुआ है, बरसात हुई तो बरसात होने के कारण आप देखेंगे गड्ढे हो जाते हैं, तो रेन कट हो गए. तो इस तरह के सबग्रेड फेलियर के कारण, अगर इस तरह का सबग्रेड में मान लो कभी फेलियर हुआ, मान लो सबग्रेड में गड्ढा हो गया, ठीक है, किसी फेलियर कंडीशन के कारण, तो मान लो यहां पे गड्ढा हो गया, ये जो सबग्रेड लेयर है वो इस तरह से मुड़ गई, इस तरह से बेंड हो गई. तो मेरे को ये बताओ कि सब बेस लेयर जो था, सब बेस कोर्स एसबीसी, जिसमें आप मुर्रूम का लेयर डाले हुए हैं, वो भी तो मिट्टी एग्रीगेट का एक पार्ट, मतलब एक मिक्सचर है जिसको आपने प्लेस करके प्रॉपर्ली कॉम्पैक्ट किया हुआ है. तो वो लेयर भी इसी को फॉलो करेगी, ये भी इस तरह से डिफ्लेक्ट कर जाएगी, सिमिलरली ये भी इस तरह से डिफ्लेक्ट कर जाएगी, सिमिलरली ये भी इस तरह से डिफ्लेक्ट कर जाएगी.
समझना मैं कहने का क्या कोशिश कर रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरा कहीं ना कहीं बॉटम लेयर में अगर मेरा फेलियर होता है इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट, मान लीजिए बॉटम लेयर में किसी तरह का फेलियर हुआ इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट, देन दैट फेलियर इज रिफ्लेक्टेड इन अपर लेयर ऑल्सो या फिर इन टॉप लेयर ऑल्सो। कह सकता हूं बॉटम में मेरा फेलियर हुआ, वो चीज ऊपर भी आपको देखने को मिलेगी। मतलब आप ऊपर अगर आपको दिख रहा है कि ऊपर गड्ढा हो गया है, तो आप तुरंत जान जाओ उसके नीचे भी गड्ढा है, एक्चुअली वो नीचे से शुरू हुआ होगा। ठीक है, या फिर लोकल फेलियर भी हो सकती है ड्यू टू लोड, जो आपका हो सकता है कि बिटुमिनस कंक्रीट ही आपका खराब था, तो इस कारण से वो उखड़ गई हो वहां से, वो भी हो सकता है। ठीक है, तो मेरा कंसर्न अभी वो नहीं है, मेरा कंसर्न अभी ये है कि अगर फोर्थ लेयर में नीचे कहीं किसी लेयर में अगर फेलियर होता है, तो वो फेलियर आपको टॉप लेयर्स में भी देखने को मिलेगा। फेलियर प्रोपैगेट कर रही है, चल रही है, दिख रही है। समझ में आया? ये चीज है। लेकिन यही सेम कंडीशन अगर मैं रिजिड पेमेंट के केस में अगर अप्लाई करने का कोशिश करूं, तो मान लो ये रिजिड पेमेंट का स्लैब था, ये क्या था आपका, एक कोई रिजिड पेमेंट का स्लैब है। अभी मान लीजिए इसके नीचे मिट्टी था, डायरेक्ट मिट्टी मान लो इसके नीचे मिट्टी था। अब इसके नीचे जो मिट्टी है उसमें कहीं पे बीच में थोड़ा सा गड्ढा हो गया, ये डिच हो गया, गड्ढा, होल। तो मेरे को ये बताइए, क्या ये जो रिजिड पेवमेंट है, ये रिजिड पेवमेंट ये भी इस तरह से मुड़ जाएगी? ये भी इस तरह से मुड़ेगी क्या? नो, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो मटेरियल रिजिड है, उसका फ्लेक्सुरल रिजिडिटी हाई है पेवमेंट का। तो वो क्या करेगा, वो जो छोटा सा गड्ढा बन गया उसके ऊपर ऐसे ब्रिज काम करेगा। ये मान लो गड्ढा है, इसके ऊपर पेवमेंट, ये गड्ढे के ऊपर एक ब्रिज जैसा काम करेगा आपका पेवमेंट। अब मतलब फेलियर इन बॉटम लेयर इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन टॉप लेयर्स। समझ गए? दिस इज अ फोर्थ इंपॉर्टेंट डिफरेंस। ओके, तो लिखिए इसको। ये डायग्राम तो ठीक है फ्लेक्सिबल पेमेंट के केस में। रिजिड पेमेंट का डायग्राम, अरे ये क्या कर रहा हूं, इसको ऐसे बनाइए। ये आपका पेमेंट है, तो इसके नीचे गड्ढा हो गया, इसके नीचे गड्ढा हो गया, तो ऐसा ही है। ठीक है, इट विल वर्क एज ए ब्रिज टू दिस होल, ब्रिज टू दिस स्मॉल होल। ठीक है, तो इसके बारे में अगर लिखूं मैं यहां पे, क्या कहना है, क्या आप प्लीज लिंक प्रोवाइड कर सकते हो कि कहां से बाय करें, बिकॉज मुझे नहीं आती। बताइए, कोई बात नहीं, हम लिंक प्रोवाइड करेंगे आपको। होता है, बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है ऑनलाइन, सब लोग बहुत कम कॉन्फिडेंट अपने आप को नहीं फील कर पाते। तो देखिए, मैं अगर लिखूं तो यहां लिख सकता हूं फ्लेक्सिबल पेमेंट के केस में, इफ देयर इज एनी फेलियर in the bottom layer then it also reflect on then it also appear on top layer। कैसे लिखा जा सकता है? इस केस में लिखिए, सेम रिजिड पेमेंट के केस में, इफ there is any failure in bottom layer then the pavement slab function as a small bridge over the
small cavity formed. Over the small cavity formed. That is, failure will not appear to the top. Failure will not appear to the top. लिखा जा सकता है। हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि जो हम लिखते हैं उसको समझ के लिखेंगे। बिना समझे कुछ लिख दोगे तो दिक्कत है। तो इसमें और एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, अगर आपके ध्यान में होगा। तो मैंने ये बोला था कि ये पेवमेंट स्लैब की फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, चूंकि ये रिजिड पेवमेंट है तो इसके फ्लेक्सुरल रिजिडिटी अधिक है, इसलिए ये डिफ्लेक्ट नहीं करेगी। लेकिन फ्लेक्सिबल पेवमेंट के मटेरियल कुछ ऐसे हैं कि उसकी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी बहुत कम है, इसलिए अगर नीचे कहीं पर डिफ्लेक्शन आई है तो उसके ऊपर वाला भसक जाएगा, फिर उसके ऊपर वाला भसकेगा, फिर उसके ऊपर वाला भसकेगा, ऐसे भसकते भसकते ऊपर तक पूरा भसक जाएगा। समझ गया? ये हो गया फोर्थ इंपॉर्टेंट डिफरेंस। पांचवा, अब फिफ्थ इंपॉर्टेंट डिफरेंस की ओर चलते हैं। थोड़ा लैग कर रहा है, हैंग कर रहा है, इसलिए बात करते हैं जॉइंट्स की। तो मेरे को ये बताओ कि फ्लेक्सिबल पेवमेंट में किसी भी तरह का जॉइंट प्रोवाइड करने की जरूरत है? नहीं, यहां पे हम किसी भी तरह का जॉइंट प्रोवाइड नहीं करते हैं। नो जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड, या फिर यूज्ड ऐसे लिखिए। इसमें रिजिड पेवमेंट के केस में हम दो तरह का जॉइंट प्रोवाइड करते हैं, एक होता है एक्सपेंशन जॉइंट, दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। अब ये जॉइंट हम इसलिए यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम आ जाती है ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशंस। विंटर सीजन में आपका टेम्परेचर कम होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, है ना, और समर सीजन में आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एक्सपेंशन होगी। तो वो जो एक्सपेंशन होगी तो एक्सपेंशन को एक्वायर करने के लिए, एक्सपेंशन को अलाउ करने के लिए हमें एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करनी होगी। मतलब दो स्लैब के केस में ऐसा हम कुछ प्रोवाइड करते हैं। ये एक स्लैब हो गया, फिर इसके बीच में कुछ स्पेसिंग छोड़ देते हैं, फिर यहां से स्लैब हम दूसरा बनाते हैं ताकि ये एक छोटा क्लियर एक गैप मेंटेन रहे, इसी को जॉइंट बोला जाता है। ताकि समर केस में जब टेम्परेचर बढ़ेगी तो आपको मालूम है एल अल्फा टी, इस रेट से आपका स्ट्रेन आएगा, मतलब इलोंगेशन आएगी उसमें, तो उतना स्पेस आपको छोड़ के रखना होगा। नहीं तो क्या होगा, जब ये पहला स्लैब ये दूसरे स्लैब के कांटेक्ट में आ जाएगा एक दूसरे से, तो जो लोड के साथ ये जा रही है आगे, अपना पूरा वजन वेट सब कुछ लगा के एक दूसरे स्लैब से टच हो जाएगी और एक्सपैंड करने की कोशिश करेगी, लेकिन उसको जगह ही नहीं है एक्सपैंड होने के लिए। तो जो स्ट्रेन इसमें डेवलप हो रहा था वो स्ट्रेन अब रजिस्ट होने लगेगा। तो अगर स्ट्रेन रजिस्ट होने लगेगा तो उस कारण से स्ट्रेस डेवलप हो जाएगी। तो स्ट्रेस डेवलप हो जाएगी तो ऐसा हो सकता है जिस स्ट्रेस लेवल के लिए आपने इस मटेरियल को डिजाइन किया था उससे ज्यादा स्ट्रेस इस मटेरियल में इंड्यूस हो गई है, जिस कारण से ये फेल हो जाएगी। सो इस चीज से बचने के लिए हमें एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट प्रोवाइड करनी होती है। इन सब चीजों को हम एक्सप्लेन करेंगे और डिटेल में जब हम रिजिड पेवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पे हमको एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट को भी डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, सो लिख लीजिए, यहाँ पे दो तरह का जॉइंट प्रोवाइड करते हैं, बस अभी इतना कि एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट हम प्रोवाइड करते हैं इन केस ऑफ रिजिड पेवमेंट। फ्लेक्सिबल पेवमेंट में नो जॉइंट, क्यों? वहां पे एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम ही नहीं होती है। अगर होगी भी तो मटेरियल में इतना पहले से ही वॉइड वगैरह अलाउड है, अवेलेबल है कि वो सब अपने आप मैनेज हो जाती है, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। छठा, सिक्स्थ, जो हम स्टैंडर्ड कोड फॉलो करेंगे वो दोनों के केस में इंडियन रोड कांग्रेस की फॉलो करेंगे, आईआरसी, लेकिन दोनों अलग अलग कोड है।
In case of design of flexible pavement, we will follow IRC 38 number कोड, जो कि 2018 में दी गई थी। दिस इज द लेटेस्ट कोड, एकदम न्यू 2018 की ये कोड है जिसको हम फॉलो करेंगे। और इस केस में 38 नहीं, सॉरी 37, 38 लिख दिया, बुला जाता है एक्चुअली 58 की जगह 37। इस केस में हम 58 फॉलो करेंगे, 58 जो कि 2015 में दी गई थी आपको, 2015। ठीक है, क्लियर है? तो होप कि आपने अभी रिजिड पेवमेंट एंड फ्लेक्सिबल पेवमेंट को कुछ हद तक जाना है। इसके अंदर डिटेल में जाएंगे, बहुत डिटेल में। चलिए, ये हो गया। अब डिजाइन को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको और दो तरह के पेवमेंट के बारे में बताया था, तो उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। सेमी रिजिड, तीसरा जल्दी से जान लेते हैं। सेमी रिजिड, सेमी रिजिड पेवमेंट, नाम एकदम साफ है कि ये रोड कुछ ऐसा होता है कि इसकी जो रिजिडिटी है, इसकी जो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, it is greater than flexible pavement, but less than rigid pavement। मतलब इसकी जो स्ट्रेंथ होती है इस तरह के रोड की, इसकी स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेवमेंट के बीच में कहीं ना कहीं लाई करती है। ठीक है, उस तरह के रोड को हम सेमी रिजिड रोड कहते हैं। तो इसका क्रॉस सेक्शन को देखते हैं, ये कैसा होता है, इसमें कितना लेयर्स होते हैं। तो इसके लिए हमको फ्लेक्सिबल पेवमेंट पे ही चलना होगा। फ्लेक्सिबल पेवमेंट में ये कौन सा लेयर हो गया? सबग्रेड हो गया, मिट्टी। ये हो गया सब बेस कोर्स, SBC। ये हो गया बेस कोर्स, फिर ये हो गया आपका सरफेस कोर्स। तो ये है आपका फ्लेक्सिबल पेवमेंट। जिसमें आपका 4 लेयर सिस्टम है। ठीक है, अब यदि मैं आपको ये बोलूं कि यहां पे ये जो सब बेस कोर्स है और बेस कोर्स है, इन दोनों को हटा के मैं किसी एक लेयर में कन्वर्ट कर दूंगा, इन दोनों को हटा के मैं किसी एक लेयर में कन्वर्ट कर दूंगा। मतलब सबग्रेड के ऊपर का जो लेयर है, सब बेस एंड बेस कोर्स, इन दोनों को हटा दिया, मैंने एक लेयर किसी दूसरे मटेरियल का प्रोवाइड कर दिया। वो जो मटेरियल है उसको हम कहते हैं पोजोलानिक कंक्रीट। अगर वो प्रोवाइड कर देंगे, उसके ऊपर सरफेस कोर्स प्रोवाइड कर देंगे, सरफेस कोर्स मतलब वही सेम बिटुमिनस कंक्रीट का। ठीक है, तो वो जो पेवमेंट होगी वो कहलाएगी सेमी रिजिड पेवमेंट। सो इसी को अगर मैं मॉडिफाई कर दूं तो सेमी रिजिड पेवमेंट की जो लेयर सिस्टम आपको दिखेगा, वो दिखेगा सबसे पहले नीचे दिखेगा सबग्रेड लेयर, जो कि सेम वही C5 सॉइल मिट्टी वाला सबग्रेड। सबग्रेड अच्छे से सुनते रहना, बहुत यूज होने वाली है। फिर ये आपका, फिर ये सरफेस कोर्स एंड दिस इज योर, ये एक तरह से बेस कोर्स हो गया, या फिर इसको आप डायरेक्ट पोजोलानिक कंक्रीट लिखिए, पोजोलानिक कंक्रीट। तो ये हो गया आपका सेमी रिजिड पेवमेंट। ये पोजोलानिक कंक्रीट क्या होती है? ये जो पोजोलानिक कंक्रीट है आपका, इट इज नथिंग बट इट इज मिक्सचर ऑफ फ्लाई एश, आपने सुना होगा, प्लस लाइम प्लस एग्रीगेट। इसकी एक मिक्सचर होती है, इस मिक्सचर को हम प्रोवाइड कर देंगे। तो आप ऑब्वियसली यहां पे देख पा रहे हैं कि इस वाले रोड की सेमी रिजिड पेवमेंट की स्ट्रेंथ जो है वो फ्लेक्सिबल से ज्यादा होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे एक तरह का कंक्रीट मटेरियल कुछ यूज किया जा रहा है, पोजोलानिक कंक्रीट। इंस्टेड ऑफ सॉइल, इंस्टेड ऑफ GSB, WMM। बेस कोर्स में हम यहाँ पे WMM वेट मिक्स मैकाडम का यूज करते थे, यहाँ पे GSB का यूज होता था। इन दोनों की जगह हम पोजोलानिक कंक्रीट यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है,
इस अपग्रेड में लिख लीजिए C+5 सॉइल। हर एक केस में सबग्रेड मतलब मिट्टी, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेमी रिजिड पेवमेंट। अब बात करते हैं कंपोजिट पेवमेंट, फोर्थ। ठीक है, कंपोजिट पेवमेंट इज नथिंग बट इट इज combination of rigid and flexible pavement. That is, over rigid pavement layer या फिर rigid pavement slab the bituminous concrete is used as surface course. डायग्राम समझिए। रिजिड पेवमेंट के एक रोड है आपके पास, ये ऐसा, ये रोड है रिजिड पेवमेंट का। इसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं, जस्ट यू आर एज ए सरफेस कोर्स यू आर यूजिंग द बिटुमिनस कॉन्क्रीट। BC and this is your rigid pavement slab. रिजिड पेवमेंट स्लैब हो सकता है सीमेंट कंक्रीट रोड, मतलब RCC होगा, ठीक है। दिस इज योर RCC। तो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेवमेंट, और उसके बीच का मतलब कुछ कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट। फ्रॉम डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू हम पहला दो पार्ट ही पढ़ेंगे, फ्लेक्सिबल एंड रिजिड। इन दोनों को नहीं पढ़ेंगे, जस्ट बतानी थी, मैंने बता दिया, ओके। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताता हूं हम क्या स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट द डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट। अब ज्यादा कुछ है नहीं, बस हो गया, एक क्लासिफिकेशन हो गया, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई आपकी। अब हम लोग सीधा डिजाइन पे उतरेंगे, धमाल वाली चीज, ठीक है। तो डिजाइन पे जब उतरेंगे तो वहां पे आप देखोगे कि सब दो स्टेप में हम बेसिकली डिजाइन करते हैं। सबसे पहला चीज क्या होता है, कोई भी पेमेंट को हम अगर जब डिजाइन करेंगे, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा वहां पे हमारे पास दो ही स्टेप में डिजाइन हो जाएगी। बड़ा सिंपल सी बात है, डिजाइन का दो ही स्टेप है, डिजाइन स्टेप मात्र दो स्टेप है। वो क्या है, सबसे पहले हमें डिजाइन पैरामीटर को पढ़नी है। डिजाइन पैरामीटर, कुछ पैरामीटर्स होते हैं डिजाइन करने के लिए, उनको अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उन पैरामीटर्स को यूज करके हर एक डिजाइन को पढ़ेंगे, डिजाइन स्टेप्स या फिर डिजाइन मेथड्स, ठीक है। ये दो स्टेज है डिजाइन को स्टडी करने का, किसी भी पेवमेंट का, चाहे फ्लेक्सिबल हो रिजिड हो, ठीक है। डिजाइन मेथड में फ्लेक्सिबल पेवमेंट में थोड़ा नंबर ऑफ मेथड्स अधिक है, CBR मेथड वगैरह, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो मेथड, IRC मेथड, ग्रुप इंडेक्स मेथड, सब चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। वेबस्टर, ओके, बिरमिस्टर मेथड एक है, बहुत तरह के मेथड है, हर एक मेथड को आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। सिमिलरली रिजिड पेवमेंट के डिजाइन के लिए पहले डिजाइन पैरामीटर को पढ़ेंगे, फिर डिफरेंट मेथड विच आर यूज्ड इन डिजाइन, हम उसके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। यहां से वीडियो समाप्त करने से पहले, टॉपिक आपकी खत्म हो चुकी है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द SSC JEE बैच। तो जो एनरोलमेंट फी है फॉर SSC JEE, इट इज 3499 ओनली। आप इसमें जल्द से जल्द एनरोल कर लीजिए, बिकॉज ये समाप्त हो जाएगी ये ऑफर। और ये ऑफर अभी इसलिए है क्योंकि आप देख ही रहोगे चैनल पे, जाइए वीडियो में देखिए अपने जो टॉपर्स हैं, व्हाट वी हैव प्रोड्यूस्ड, ओके, कितने आसानी से उन लोगों ने एग्जाम को क्रैक किया है, आप उस चीज को देख सकते हैं।
आपने इस वीडियो लेक्चर के दौरान भी जो कंटेंट समझा होगा, जो चीजों को समझा होगा, आपका नजरिया एक बदल गया होगा। आप इस चीज को भी देख सकते हैं। ठीक है, एनरोलमेंट करने के लिए संपर्क करिए 7008-420-353। थैंक यू वेरी मच।